दोस्तों, हमारे चैनल टैक्स नॉलेज में आपका स्वागत है, जहां पर हम आपकी टैक्स रिलेटेड हर क्वेरी का जवाब देते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको एनपीएस और पीपीएफ का कंपैरिजन करके बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरे ओपिनियन में आपको इन्वेस्टमेंट किस में करना चाहिए, और ये मैं आपको फैक्ट्स और फिगर्स के साथ दिखाऊंगा। तो इसीलिए इस वीडियो में आप हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इससे पहले कि मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूं, मैं जस्ट आपको एक ब्रीफ बता देता हूं। पीपीएफ है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जहां पर आप हर साल कुछ पैसा डिपॉजिट करते हैं और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है। जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो आपकी इनकम होती है। एनपीएस जो है, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। एनपीएस जो है, ये आपके पैसे को इक्विटीज, डेट्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में लगाता है, और उसमें से जो इनकम जनरेट होती है वो आपको मिलती है। लेकिन एनपीएस क्या है और इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उसको जरूर देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि एनपीएस है क्या। तो आइए अपने इन दोनों का भी कंपैरिजन करके देखते हैं। पहले अपने एलिजिबिलिटी की अगर बात करें, तो पीपीएफ जो है सिर्फ एक इंडियन सिटीजन कर सकता है, पर एनपीएस में इन्वेस्टमेंट जो है इंडियन और एनआरआई दोनों कर सकते हैं। पर एनपीएस करने के लिए आपकी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम आप 65 की एज तक इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर। दोनों में ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये पर ईयर है। अगर हम मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो पीपीएफ में जो है 1.5 लाख रुपए का कैप है। इसका मतलब कि आप पीपीएफ में मैक्सिमम 1,50,000 ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे बेसी आप नहीं कर सकते हैं। पर एनपीएस में कोई अपर लिमिट की कैप नहीं दी गई है। आप अपनी इनकम के हिसाब से जितना चाहें उतना रुपया इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम रिटर्न्स की बात करें, तो पीपीएफ में एट प्रेजेंट 7.1% मिल रहा है, जो कि हर क्वार्टरली रिवाइज हो जाता है रेट, क्योंकि कोविड के कारण फंड की जो क्राइसिस चल रही है उसके कारण इसका रेट कम है। एनपीएस क्योंकि मार्केट लिंक्ड है, तो इसकी एवरेज रिटर्न जो है वो 8 से 10%, ऊपर में 12% तक भी वेरी करती है। अब हम आ जाते हैं लॉक इन पीरियड के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं कि पीपीएफ में जो लॉक इन पीरियड है वो 15 साल का होता है, पर एनपीएस में जो आपका लॉक इन पीरियड है वो आपकी 60 की एज जब तक नहीं आती है तब तक रहता है। अगर हम फंड मैनेजमेंट की बात करें, तो पीपीएफ में कोई फंड मैनेजमेंट कॉस्ट नहीं होता है, क्योंकि इसमें सीधा सीधी जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर आपको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। वहीं अगर हम एनपीएस की बात करें, तो एनपीएस में आप देख ही सकते हैं, क्योंकि ये आपका पैसा अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है, तो इसमें एक फंड मैनेजमेंट की बात आ जाती है। अगर हम टैक्स बेनिफिट की बात करें, तो पीपीएफ में 1.5 लाख रुपए का जो आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसको आप 80C के अंदर क्लेम कर सकते हैं। पर एनपीएस में एक एडेड बेनिफिट है। एनपीएस में आप 1.5 लाख का जो बेनिफिट है वो तो आप क्लेम कर ही सकते हैं, उसके अलावा 80CCD1B में आप एडिशनल 50,000 का क्लेम भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आप एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको टोटल डिडक्शन 2 लाख रुपए तक का भी मिल सकता है। अब हम टैक्स बेनिफिट की अगर बात करें, तो पीपीएफ और एनपीएस जो है, ये दोनों ही ट्रिपल ई कैटेगरी में आते हैं, यानी कि एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। इसका मतलब हुआ कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। इस पे जो आपको रिटर्न आता है उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है, और मैच्योरिटी पे जब आप पैसा उठाते हैं तो उस पर भी टैक्स नहीं लगता है। इनकम टैक्स में ऐसी बहुत कम फैसिलिटीज है जहां पर आपको तीनों स्टेज पे एग्जेम्पशन होता है। वहीं अगर हम एनपीएस की बात करें, तो एनपीएस के इन्वेस्टमेंट पे भी आपको कोई टैक्स नहीं है, रिटर्न्स पे भी कोई टैक्स नहीं है। लेकिन जब आप पैसा विड्रॉ करते हैं तो वो ऑलमोस्ट एग्जेम्प्ट सा है। कैसे, आइए मैं आपको बताता हूँ। विड्रॉल वाले पोर्शन पे अगर आपने देखें, तो पीपीएफ का विड्रॉल जो है आप लॉक इन पीरियड कंप्लीट होने के बाद पूरा कर सकते हैं। एनपीएस में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप एनपीएस में 60 की एज अटेन करने के बाद मैक्सिमम 60% पैसा ही आप विड्रॉ कर सकते हैं। 40% पैसा जो है आपको कंपल्सरीली एन्युटी लेनी पड़ती है उसकी, जहां से आपको मंथली पेंशन मिलती है। अब अगर अपने आगे बढ़ें, तो इसमें एक्सटेंशन की जो बात होती है कि आप इसका जो एक्सटेंशन है पीपीएफ का, आप 5 साल कर कर जितनी बार चाहें उतनी बार इसको बढ़ा सकते हैं। कि मान लीजिए आपकी इच्छा है कि आप पीपीएफ को 15 साल नहीं 25 साल के लिए करना चाहते हैं, तो आप उसमें 5-5 साल करके 2 बार ऐड कर सकते हैं, और आप जितना चाहें उतना इसमें 5 साल का एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं। पर एनपीएस में ये जो एक्सटेंशन है ये वन टाइम मिलता है, और ये आपको सीधा 10 साल का ही मिलेगा। उसमें कम का कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि मैक्सिमम आप 70 साल की एज अटेन करने तक इसमें पैसा इन्वेस्टेड रख सकते हैं। प्री मैच्योर विड्रॉल की अगर अपने बात करें कि अगर आपको फंड की रिक्वायरमेंट हो, तो पीपीएफ से आप
6 साल बाद पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, वो भी 6 साल का कंटिन्यूस कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। और आप अपना मैक्सिमम विड्रॉल जो है वो सिर्फ आप 50% तक ही कर सकते हैं। वहीं अगर अपने एनपीएस की बात करें तो आप एनपीएस से 3 साल के कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट के बाद आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर विड्रॉल पर बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन है, वो है कि आपने जो पैसा कंट्रीब्यूट किया है आप उसका सिर्फ 25% ही विड्रॉ कर सकते हैं। और ये विड्रॉल आपको सिर्फ 3 बार तक अलाउड है, वो भी सिर्फ किसी स्पेशल पर्पस के लिए। अगर अपने इसको मेंटेन करने की कॉस्ट की बात करें तो पीपीएफ में कोई कॉस्ट लगती नहीं है मेंटेनेंस की। वहीं एनपीएस में, जैसे कि म्यूचुअल फंड में मेंटेनेंस का कॉस्ट लगता है, वैसे ही एनपीएस में है, लेकिन एनपीएस में बहुत ही मिनिमम या बहुत ही नेग्लिजिबल रेट है जो कि है 0.01% की। जहां आपने सिक्योरिटी की बात करें तो पीपीएफ इज द मोस्ट सिक्योर्ड फंड। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी रिसेंटली कोर्ट ने भी बहुत जगह हेल्ड किया है कि पीपीएफ जो है ये कभी भी अटैचमेंट नहीं हो सकता है। मान लीजिए आप कोई बिजनेस करते हैं और आपका वो बिजनेस फेल हो जाता है और आप दिवालिया घोषित हो जाते हैं और आपकी सारी प्रॉपर्टी नीलाम हो जाती है उस बिजनेस से रिलेटेड उधारों को चुकाने के लिए। लेकिन पीपीएफ एकमात्र ऐसा जगह है जहां पर इन्वेस्टेड जो पैसा है वो कोई भी टच नहीं कर सकता है। जी हाँ, वो पैसा जो है वो आप ही का रहेगा। एनपीएस में अगर अपने बात करें तो एनपीएस भी बहुत सिक्योर्ड है क्योंकि ये गवर्नमेंट मॉनिटर्ड है। लेकिन एनपीएस पीपीएफ के जैसे एकदम भी आउट ऑफ रेंज नहीं है, उसको भी अगर कोई चाहे तो अटैचमेंट हो सकता है। जहां हम रिस्क की बात करें तो पीपीएफ में कोई रिस्क नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न है। एनपीएस में थोड़ा रिस्क है क्योंकि इसमें आपका रेट ऑफ रिटर्न जो है वो थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। अगर अपने अकाउंट ओपनिंग की बात करें तो पीपीएफ का अकाउंट आप किसी भी बैंक और पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं, पर एनपीएस का जो आपका अकाउंट है वो आप किसी भी बैंक में या ऑनलाइन फैसिलिटी से खोल सकते हैं। एक चीज और जो आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है वो है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है, पर एनपीएस में आपका एम्प्लॉयर चाहे तो कंट्रीब्यूशन कर सकता है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद आपके मन में आया होगा कि आखिर बेटर कौन सा है, एनपीएस बेटर है पीपीएफ से या पीपीएफ बेटर है एनपीएस से। तो मेरे ओपिनियन में एनपीएस और पीपीएफ में कौन सा बेटर है, इसके लिए अपने को दोनों को एक कॉमन लेवल पे लाना होगा। तो अगर अपने देखें तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो है जिसका कैप है वो है 1.5 लाख रुपए का पीपीएफ में। तो अपने उसको 12 से डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि 12,500 रुपये पर मंथ। मान लीजिए आपकी करंट एज अभी 30 ईयर्स की है और आपकी रिटायरमेंट एज 60 ईयर्स की होगी, यानी कि आप 30 साल तक कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट करेंगे एनपीएस में। तो अपने मान लेते हैं कि आप भी ये जो क्राइटेरिया है इस क्राइटेरिया को आप पीपीएफ में भी अप्लाई करेंगे और उसका जो है हर 5 साल से आप एक्सटेंशन करते रहेंगे। पीपीएफ में जो रेट ऑफ रिटर्न है वो मैंने 8% लिया है क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो पीपीएफ आपको मिनिमम 8% रेट ऑफ रिटर्न दे देता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि करंट रेट 7.1 है, तो वो कोविड के कारण है। ये आगे जाके ये रेट फिर ऊपर बढ़ जाएगी। और एनपीएस का जो है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% से थोड़ा सा ऊपर ही रहता है, तो अपने इसको सेफ साइड में रहने के लिए 10% लेंगे। आप इसको किसी भी एक एसआईपी कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हैं इस डेटा को। मैंने इसका कैलकुलेशन किया है तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप 12,500 रुपये को 30 साल के लिए 8% रेट ऑफ रिटर्न पे अगर इन्वेस्टमेंट करें तो आपकी रिटायरमेंट एज पे आपको एक कॉर्पस मिलेगा, वो होगा 2,88,00,000 रुपए का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट किया है 52,50,000 रुपए का, पर आपको रिटर्न आ रहा है 2,88,00,000 रुपए। पर अगर हम एनपीएस में देखें तो एनपीएस में आप देख सकते हैं आपको जो कॉर्पस क्रिएट होगा वो होगा 4,78,00,000 रुपए का, जहां पर आपका इन्वेस्टेड अमाउंट सिर्फ 52,50,000 होगा। और अगर अपने लमसम और एनविटी की अगर बात करें तो आपको लमसम में मिलेगा 2,87,00,000 रुपए और आपको बैलेंस जो आपका 1,90,00,000 है वो किसी एनविटी प्लान में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो आप देख ही सकते हैं कि अगर आप सेम अमाउंट को अगर एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको जो लमसम 60% आएगा वो पीपीएफ के पूरे रिटर्न के बराबर है ऑलमोस्ट। तो मेरे ओपिनियन में आपको एनपीएस करना चाहिए क्योंकि ये आपकी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और रिटायरमेंट के बाद के लिए बहुत बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।